हेलो एवरीवन। ये हमारा जीएस का पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट पहले ही मैं ला चुका हूं, जिसमें हमने पार्ट सेकंड में मौर्याज डायनेस्टी तक उसको कंप्लीट किया था। इसमें हम गुप्ताज और संगम इराज के बारे में पढ़ेंगे, चोलाज, चेराज और ये सब, पांड्याज और गुप्ता इरा की हम बात करेंगे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इनकी हम बात करेंगे। ये घटना चक्र की थर्ड वीडियो है जीएससी। इसके साथ साथ मैं ग्रामीण परिवेश की भी वीडियोस लाता हूँ रेगुलर, तो उसको भी आप देखा करें और साथ ही में चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट स्टडीज। तो अगर मौर्य काल के अगर बात करें, मतलब बात करें, तो देखिए, जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्याज, उसके बाद जो उसके लास्ट रूलर थे उनका नाम था बृहदत्रा। बृहदत्रा। तो इनको मार के, किसने इनको मारा? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने सुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश की 186 बीसी करीब, और ये 74 बीसी तक चला। जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये बृहदत्रा के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने उनको मार दिया और अपने नए डायनेस्टी की स्थापना की। तो यहां से मौर्य काल के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर डायनेस्टीज बनती गई और कैसे का हुआ। देखिए, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पूर्व उसके कमांडर इन चीफ थे बृहदत्रा के, जो उनके मौर्याज के लास्ट रूलर थे। पतंजलि इनके शासनकाल में थे। पतंजलि की एक फेमस बुक भी थी जिसका नाम था महाभाष्य। तो ये पतंजलि ने लिखी। पतंजलि योग दर्शन के भी जनक माने जाते हैं। कालिदास के मालवी अग्निमित्रम से शुंग कालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मालवी अग्निमित्रम इन्होंने किसके लिए लिखा था? अग्निमित्रा ये 5th किंग थे शुंग डायनेस्टी की, तो उनके लिए कालिदास की उससे प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया, ये प्राप्त होता है। पुष्यमित्र शुंग सेनानी उपाधि धारण करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको सेनानी की उपाधि धारण, मतलब सेनानी की उपाधि दी गई थी और धारण करते थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु और स्तूपों और विहारों का विनाशक कहा जाता था। तो इनको उसका विनाशक बोला जाता था। जो मुझे एक बिच्छू का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा, ये कथन था पुष्यमित्र शुंग का। वो जो धर्म वाले लोग थे उनको, उनसे वो मतलब चिढ़ते थे, वो काफी उसका मतलब विरोध करते थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का 10वां अंतिम शासक देवभूति नाम था उनका। जो आखिरी शासक था शुंग डायनेस्टी का, उनका नाम था देवभूति, जिसका मतलब जिसको मार के वासुदेव ने कानवाज डायनेस्टी की स्थापना की। तो देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने, और उन्होंने कानवाज डायनेस्टी की स्थापना की। कानवाज डायनेस्टी मतलब कुछ उसमें खास था नहीं। कानवाज वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, और सुशर्मा को किसने खत्म किया? कानवाज डायनेस्टी को खत्म किया आंद्राज और कुशानाज ने। ठीक। तो उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था उस समय, अनुलोम विवाह। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। शुंग काल में सांची स्तूप की वेदिका को पत्थर से बनाया गया था शुंग काल में। भरहुत में विशाल स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ। देखिए, न्याय दर्शन की अगर बात करें तो न्याय दर्शन महर्षि गौतम है, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, मीमांस दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि, ये जनक भी माने जाते हैं। योग के महाभाष्य इन्होंने लिखी थी किसके काल में? शुंग काल में। वैश्विक दर्शन महर्षि कणाद। तो सतवनाज और चेडीज की अगर हम बात करें तो देखिए, सतवनाज को अहीं आंद्राज बोला जाता है। सतवनाज को मतलब आंद्राज बोला जाता है। सतवनाज वंश का संस्थापक सिंधुक, शिमुक और, देखिए, सतवनाज एंड आंद्राज ये सेम है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों सेम है। और इनके जो फाउंडर का नाम था उसका नाम था शिमुका। ठीक है। तो शिमुक और शिप्रक भी उनका, सिंधुक, शिमुक, शिप्रक वो एक ही थे। यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्तीर्ण था। जो यज्ञश्री सतकर्णी थे उनपे जलपोत का। और सतवानाज मतलब डायनेस्टी की सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो बोला जाता है, प्रोमिनेंट लीडर, उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये इन्होंने साकास को डिफीट किया था। साकास किसकी थी?
कनिष्क की डायनेस्टी का नाम था, जिसको इन्होंने 78 एडी में बनाया था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति या अप्रतिहत चक्र उपाधियां धारण की थी। तो ये सारी चीजें थी। सतकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। हाल ने प्रकृत भाषा को मुमुक्त काव्य ग्रंथ गाथास्पद सती की रचना की। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो करगज नामक ग्राम दान में दिया था, ये प्रोमिनेंट लीडर थे कानवास की। और सतवना वंश का महानतम गौतमीपुत्र, बिल्कुल ये सब सारी चीजें थी। और हाथीकुंबा, देखिए जो चेडीज थे, चेडीज ऑफ कलिंग भी बोला जाता था इनको, इनका जो इंस्क्रिप्शन मिलता है वो हाथीकुंबा एंड खारवेला इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता चलता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानियां, जैसे कि हरियंकास डायनेस्टी के थे बिंबिसार और राजगिरी इनकी कैपिटल थी। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र, पहले राजगिर थी, इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र, श्रतवानास शिमुका थे। गुप्त वंश श्रीगुप्ता और पाटलिपुत्र राजधानी थी। वर्धन वंश पुष्यभूति, और पहले थानेश्वर थी कैपिटल, बाद में इसको हर्षवर्धन के समय कन्नौज शिफ्ट किया गया था। गढ़वाल चंद्रदेव कन्नौज। पल्लव वंश सिंह विष्णु कांचीपुरम। चालुक्य वंश जय सिंह प्रथम वातापी और राष्ट्रकूटास का मांडलिक दांती दुर्ग इसके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। और वीडियोस को आप अगर एक बार में नहीं आए तो वीडियोस को कई बार देखें, क्योंकि एक बार देखने से कोई भी चीजें, हर चीज देखिए, हर एक चीज का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। चीजों को हम रिपीटेडली पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। उसको शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं देता, शॉर्ट ट्रिक हमेशा यूज नहीं आता है। तो प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो आपको कहीं से भी पढ़ने की, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेखपाल का ये गारंटी मैं लेता हूं कि लेखपाल का जीएस और ग्रामीण परिवेश में आपकी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज वीडियो को आप देखा करें और शेयर किया करें। हिंद यवन आक्रमण, देखिए हिंद यवन आक्रमण यूनानी जो थे, तो जो ये थे बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। ठीक है, यूनानी थे ये, यूनानी। और कौन था? सिकंदर जो कि ददानंद नंद डायनेस्टी के समय आया था, नंद डायनेस्टी के समय में आया था। और उस समय रूल किसका था? ददानंद का रूल था। और एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, सिकंदर का डेथ कहां हुआ था? सिकंदर का डेथ हुआ था बेबीलोन। माना जाता है कि मलेरिया की वजह से इनकी डेथ हुई थी, जो ये वापस लौट गए थे। और बैटल किसके साथ हुई थी? बैटल ऑफ हिडिप्स हुई थी, सिकंदर एंड पोरस के बीच में, जिसमें पोरस की हार हुई थी। तो ये सारी चीजें थी। ड्रेमेटियस प्रथम ने भारत में शाकाल को अपनी राजधानी बनाया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक मियंडर था। मियंडर किसके समकालीन थे? मतलब इनको बौद्ध धर्म में किसने कन्वर्ट करवाया था? तो उनका नाम था नागार्जुना, जो कि कनिष्क के शासनकाल में उनके दरबार में थे। मियंडर की राजधानी शाकाल था। गार्गी संहिता में कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र, बिल्कुल जो ये ज्योतिष है, जो हम लोग देखते हैं, जो भी पंडित के पास आप जाएंगे तो वो नक्षत्रों को देख के जो हमारी फ्यूचर बताता है, तो वो यूनानी लेकर आए थे। ये मानना है कि यूनानियों ने ही हमें ये विद्या दी है। मियंडर को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया। स्वर्ण सिक्के इन्होंने काफी जारी किए थे। हिंदू यवन में भारत में आकृतियों सिक्का, बिल्कुल हिंदू यवन में भारत में सर्वप्रथम लेखायुक्त सिक्के जारी का भी श्रेय प्राप्त है यूनानियों को। भारत का सर्वप्रथम शक विजेता मेउस था। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। जो भी मैं एडिशनल चीजें बताता हूं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कुशानास डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, कुशानास जो थे वो यूची जाति से बिलोंग करते थे। कुजुल कैडेप्सिस और इसके कुशानास के अगर फाउंडर की बात करें तो उनका नाम था विम कैडेप्सिस। ठीक, तो विम कैडेप्सिस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क जो मैंने बताया, शाकायरा उसका कब बना? 78 एडी में। और इसके फाउंडर कौन थे? कनिष्क वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मैं मानता हूं
क्योंकि सबसे बड़ा इनके समकालीन अगर बात करें तो इन्होंने, जैसे कि इनका काम बताते हैं, सिल्क रूट पे इन्होंने कंट्रोल किया, बनवाया एक तरीके से सिल्क रूट, जिससे फॉरेन ट्रेड बढ़ा। फिर कनिष्क के मतलब समय में काफी सारी चीजें हुई, जैसे आर्यभट्ट हो गए, आर्यभट्ट, विज्ञान से रिलेटेड सारी चीजें हुई बहुत सारी, आपके उससे रिलेटेड, वैद्य से रिलेटेड, मतलब मेडिकल से रिलेटेड काफी सारी चीजें हो गई। तो इनके शासनकाल में चरक नाम के एक वैद्य थे। तो बहुत सारी चीजें कनिष्क के काल में हुई थी। तो कनिष्क ने शका इरा का आरंभ किया। रजत रंगिणी में ज्ञात होता है कनिष्कपुर कनिष्क ने बनवाया था, ठीक है, कश्मीर में। महाराजा धीराज देवपुत्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने बौद्ध का प्रचार काफी किया था। इनके शासनकाल में कुछ लोग थे जैसे पार्श्वनाथ, वासुमित्र, अश्वघोष। अश्वघोष वही हैं जो कि आपके वाइस चेयरमैन बने थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, इन्हीं के समय में हुआ था। नागार्जुन एवं चरक जैसे विद्वान को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ। ये कनिष्क के 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा, 2 राजधानियां इनके शासनकाल में थी। प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है। कनिष्क के भारतीय शिल्क मार्ग को भी कनिष्क ने कंट्रोल किया और उसको आरंभ करवाया। तो ये सारी चीजें कनिष्क को हम सेकंड अशोक भी बोलते थे, सेकंड अशोक। कुशाना नियमित रूप से सोने के काफी सारे, अगर आप बात करें अगर कनिष्क का जो काल था या ये जो फेज था, तो इसको जैसे गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो उसको हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो काफी सारे सोने के सिक्के कनिष्क के काल में भी जारी हुए। बिम्कडेप्सिस ने काफी सारे सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करवाए थे, जो इनके फाउंडर थे कनिष्क मतलब कुशानास के। शक संवत मतलब ये बना 78 एडी में, ये सब हमने पढ़ा। विक्रम संवत 57 इस मतलब ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। अश्वघोष कौन था? अश्वघोष वही थे जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 लोग थे, एक तो प्रेसिडेंट, एक थे वाइस प्रेसिडेंट। तो वासुमित्र जो थे ये प्रेसिडेंट और अश्वघोष जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये कहां पे हुआ था? कश्मीर में। और इसमें जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हिनायना एंड महायाना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ग्रेटर विल एंड लेजर विल के नाम से भी जाना जाता है। तो गंधार शैली जो थी वो यूनानियों और इंडिया का मिक्सचर था, मतलब इंडियन शैली का और यूनानी शैली का मिक्सचर था। तो ये कनिष्क काल में गंधार शैली में काफी सारी आकृतियां उस समय की हैं। कुछ प्रमुख विद्वान और उनके संरक्षक किसके शासनकाल में वो थे, जैसे हरिसेन, समुद्रगुप्त, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वघोष, कनिष्क, नागार्जुन कनिष्क बुद्धिज्म, चरक एक मेडिकल मतलब एक कह सकते हैं वैद्य थे, वानभट्टा हर्षवर्धन जिसने हर्षचरिता लिखी है, चंद्र बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, कालिदास जो कि चंद्रगुप्त सेकंड में थे, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड को हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो ये लोग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कई बार एग्जाम में, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो चरक वाला है, जो चरक का है, या फिर एक क्वेश्चन पूछा था चंद्रगुप्त सेकंड जो पीईटी का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि धनवंतरी किसके शासनकाल में थे, ठीक। तो काफी सारे लोगों ने किया भी होगा, काफी सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो वो चंद्रगुप्त सेकंड जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ था उसमें भी ऑप्शन, तो वो धनवंतरी इनके शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर, ये दोनों के शासनकाल में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 9 रत्न हुआ करते थे। संगम युग की बात करें तो संगम एरा जो है वो, इसमें 3 मेजर डायनेस्टीज बनी, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। और इसमें एक प्रीसियस और वेरी इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ आप कह सकते हैं, तोल्कापियम, जिन्होंने जो कि तोल्कापियर ने लिखा था, और इसमें 3 काउंसिल्स हुई जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए, सुदूर दक्षिण में नवपाषाण युगीन संस्कृति के बाद जिस संस्कृति का प्रारंभ हुआ उसे महापाषाण युगीन संस्कृति बोला गया। महापाषाण युगीन संस्कृति को लोग काले एवं लाल रंग के मृद भांड प्रयोग करते थे। संगम शब्द को आशय परिषद या गोष्ठी से है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए अगस्त्य ऋषि। सेकंड के भी अध्यक्ष वही थे। थर्ड जो तृतीय संगम हुआ उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो नक्कीकर बनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड, कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल बोला जाता है, कुरल।
तथा लघु वेद माना जाता है, ये बाइबल या लघु वेद कुरल को। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम मणि में कैले तथा जीवांती नाम बड़ी प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखिए अभी आपने एक मूवी आई थी जय भीम, उसमें जो उनके एक्टर हैं सूर्या उनका नाम है, वो शिल्पाधिकारम का नाम लेते हैं उसमें। तो जो शिल्पाधिकारम है वो तमिल का इडियल माना जाता है, एक तरीके से आइडियल माना जाता है, मतलब तमिल का। और एंग्लो अधिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की है, एंग्लो अधिगल ने इसको लिखी है। चोल, चेराज, पांड्याज ये थे इनके चिन्ह है, जैसे कि बाघ, चोलाज, धनुष, चेराज और पांड्यास की मछली। चोलों की प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मंदलूर थी। करिकल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की। तमिल राज्य का प्राचीन देवता मुरुगन, आपने एक वो सुना होगा क्विगन मुरुगन से आप याद रख सकते हैं। तो ये वहां की प्राचीनतम देवता है जिनका मतलब चिन्ह जो है वो मुर्गा है, कुटकुट भी उसको बोलते हैं। गुप्त वंश की बात करें, देखिए गुप्त वंश ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गोल्डन फेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें ऐसे कुछ काम हुए थे, जैसे कि गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता ने गुप्त वंश की शुरुआत की थी। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 से 500 आपके 50 तक, लगभग 250 साल तक इन्होंने राज किया। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर। ये सारी चीजें आप काफी लोगों को ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो चीजें, जैसे कि कन्नौज का क्या पुराना नाम था, प्रवर सेन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो ये सारी चीजें आपको नहीं मालूम होंगी। अगर आपने पढ़ी भी होगी एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये सब सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था, ये काफी लोगों को मालूम होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त भी था, जो चंद्रगुप्त सेकंड और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इलाहाबाद का स्तंभ जो था वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में हमने अभी पढ़ा कौन फेमस थे? हरिसेना। हुनास का आक्रमण किसके समय हुआ था? कुमारगुप्त के समय हुआ था, लेकिन इसको हराया किसने था? स्कंदगुप्त ने हराया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड था, मेहरौलीस। और चंद्रगुप्त द्वितीय रजत मुद्रा, चांदी के सिक्कों को भी जारी करने वाले थे, मतलब प्रथम शासक थे। गुप्तकालीन आचार्य सुश्रुति अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। इनके काल में 9 रत्न थे। 9 रत्नाज, एक तो थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में और दूसरे थे अकबर के। बिरबल हो गए, राजा मान सिंह हो गए, अबू फजल हो गए। तो ये सारी चीजें जब हम मुगल शासनकाल पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कालिदास चंद्रगुप्त के दरबारी थे, बिल्कुल। कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, तो ये लोग थे। कालिदास आप इनको शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, मतलब गुप्त वंश की चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। संवत रियल फाउंडर एक तरीके से आप चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही मानेंगे। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी कल के पेपर में मैं आपको बता दूं, एक पूछा गया था एक क्वेश्चन कि गुप्त वंश जो था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगला मतलब शासक कौन थे, मतलब उनके बाद कौन थे? तो उनके बाद थे समुद्रगुप्त। देन उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो वो समुद्रगुप्त थे। हरिशन समुद्रगुप्त के मतलब शासनकाल में थे। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के हुए, मतलब वो किए गए, जारी किए गए। आर्यभट्ट गुप्त काल के थे, जिन्होंने पाई की वैल्यू, जीरो, ये सब सारी चीजें दी। फाहियान जो था, ये भी क्वेश्चन पीईटी के यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में पूछा था, एक सीरियल वाइज देना था। फाहियान, हानसेंग और ऐसे करके एक और थे। तो कैसे आए? तो फाहियान इनके शासनकाल में आए, किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। देन हांस जो हासेंग करके जो थे वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हर्षचरिता वान भट्टा ने लिखी थी। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। हर्ष के साम्राज्य की रचना राजधानी कन्नौज थी, ठीक है। और पुष्यभूति डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पुष्यभूति। और इससे पहले इनकी राजधानी के कौन थी? थानेश्वर। तो थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। हेनसांग सम्राट हर्ष के समय में आए थे। हेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ा था। और नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा किसने था? बख्तियार खिलजी ने इसको मतलब तोड़ा था। जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाले जो थे
वो थे कुमारगुप्त। ठीक, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो बिहार में है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।